नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत अरस्तू के संविधान का अर्थ और संविधानों का वर्गीकरण संबंधी अध्ययन। संविधान के लिए अरस्तू द्वारा प्रयुक्त यूनानी शब्द पोलिटिया है, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण है कॉन्स्टिट्यूशन। पर यह अंग्रेजी रूपांतरण पोलिटिया शब्द में निहित वास्तविक भाव को व्यक्त नहीं करता, क्योंकि अरस्तू ने इसका प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया है। अरस्तू के अनुसार संविधान राज्य के पदों की वह व्यवस्था है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य का कौन सा पद, विशेषकर सर्वोच्च पद, किसे मिले। राज्य का निर्माण संविधान ही करता है तथा शासक वर्ग का स्वरूप संविधान के स्वरूप का निर्धारण करता है। इस तरह राज्य एवं संविधान एक ही बात है। यदि किसी राज्य के संविधान में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उस राज्य में भी परिवर्तन हो जाता है। इसमें यह बात भी निहित है कि राज्य और दल एक बात है। यदि कोई नया दल शक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह संविधान में परिवर्तन कर देता है और इस तरह राज्य में भी तदनुरूप परिवर्तन आ जाता है। वास्तव में संविधान के प्रति यूनानी दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक था। उसकी दृष्टि में संविधान में परिवर्तन हो जाने का तात्पर्य केवल मात्र पद व्यवस्था में परिवर्तन हो जाना ही नहीं था, अपितु जनता के नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यों का पलट जाना भी था। उसके लिए यह स्थिति एक तरह की क्रांति थी। अरस्तु के संविधान संबंधी धारणा यूनान के तत्कालीन इतिहास के प्रकाश में बनी थी। उस समय प्राय प्रत्येक नगर राज्य में वर्गतंत्रियों एवं जनतंत्रियों में संघर्ष रहता था। किसी भी एक दल की जीत का अर्थ केवल यह नहीं था कि उसके नेता सरकार बना ले, बल्कि उस जीत से यह निर्णय भी होता था कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति कुछ गिने चुने व्यक्तियों के हाथों में रहे अथवा शासन की बागडोर सर्वसाधारण के हाथ में चली जाए। नेक्स्ट है संविधान का वर्गीकरण। अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण दो सिद्धांतों के आधार पर किया है। उसने प्लेटो द्वारा स्टेट्समैन में किए गए राज्यों के वर्गीकरण को ही अपना आधार बनाया है, जिसमें फर्स्ट है संख्या, अर्थात शासन सत्ता कितने व्यक्तियों में निहित है। दूसरा लक्ष्य या उद्देश्य, अर्थात राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या स्वार्थ सिद्धि। उद्देश्य की दृष्टि से अरस्तु ने राज्यों अथवा संविधानों को दो भागों में विभक्त किया है। पहला है स्वाभाविक, दूसरा विकृत राज्य। जब राज्य शक्ति का प्रयोग जनसाधारण के हित में किया जाता है तो उससे राज्य स्वाभाविक रूप होता है, किंतु जब उसका दुरुपयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाता है तो वह राज्य का विकृत रूप होता है। अरस्तु अपने सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए संख्या के आधार पर सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए कहता है कि राज्य एक तंत्र उस समय होता है जबकि एक व्यक्ति जिसके हाथों में सर्वोच्च सत्ता है उस सत्ता का प्रयोग सर्वसाधारण के लिए करता है। वह राज्य जिसका शासन एक व्यक्ति से अधिक कुछ व्यक्तियों के हाथों में होता है तो वह कुलीन तंत्र कहलाता है। जब राज्य की सत्ता समस्त जनता में निहित हो जाती है और सब कल्याण की दृष्टि से शासन चलाया जाता है तो वह लोकराज्य या संयत प्रजातंत्र कहलाता है। अर्थात यह संख्या के आधार पर संविधान का वर्गीकरण होता है। संविधान के तीनों रूप एक तंत्र, कुलीन तंत्र और संयत प्रजातंत्र कानून प्रिय हैं। ऐसी अवस्था में राज्य शुद्ध और जनहितकारी होता है, परंतु कानूनी विरोधी हो जाने के कारण तीनों संविधान भ्रष्ट हो जाते हैं। उनमें शासकों की संख्या वही रहने पर उनका उद्देश्य बदल जाता है। इस भ्रष्ट शासन का वर्गीकरण निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और अतिवादी लोकतंत्र या भीड़ तंत्र के रूप में हो जाता है। अरस्तु ने विकृत रूप में संविधानों की जो व्याख्या करते हुए कहा है कि निरंकुश तंत्र एक प्रकार का राजतंत्र है जिसके सामने केवल राजा का हित होता है। गुटतंत्र या धनिक तंत्र में केवल धनिक लोगों का हित होता है और कुलीन तंत्र या अतिवादी लोकतंत्र में जरूरतमंदों का है। ऐसी स्थिति में किसी में भी सबका सामान्य हित नहीं होता। अर्थात ये वर्गीकरण लक्ष्य या उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो इसमें स्वार्थ सिद्धि होती है। वर्गीकरण की व्याख्या। उपरोक्त जो संख्या और उद्देश्य की दृष्टि से जो अरस्तु संविधान का वर्गीकरण करता है उसकी व्याख्या में वो कहता है
फर्स्ट है राजतंत्र। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है जिसमें राज्य का शासन एक व्यक्ति के हाथों में होता है और वह व्यक्ति शुभ को जानता है और उसी शुभ अर्थात उचित को क्रियान्वित करने वाले कानूनों का निर्माण करता है। अरस्तु का राजतंत्र प्लेटो के आदर्श शासक द्वारा शासित राज्य से भिन्न नहीं है, अतः उसके मत में वह सर्वश्रेष्ठ शासन है, लेकिन साथ ही उसका यह भी मत है कि आदर्श शासक सुलभ नहीं है, इसलिए राजतंत्र को अप्राप्य मानता है। दूसरा है निरंकुश तंत्र। चूंकि राजतंत्र शासन प्रणाली सर्वोत्तम होने पर सदैव क्रियान्वित नहीं है, वह विकृत होकर के तानाशाही में बदल जाती है। राजतंत्र परिस्थितियों के कारण स्वेच्छाचारी शासन में परिणत हो जाता है और आदर्श शासक भी भ्रष्ट हो जाता है और उसका उत्तराधिकार भी भ्रष्ट निकलता है और शासन का लक्ष्य सार्वजनिक भलाई न होकर के स्वार्थ सिद्धि होता है। ऐसा शासन त्याज्य है। तीसरा है कुलीन तंत्र। जिस शासन में शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथों में हो और जहां शासन सत्ता का प्रयोग सामान्य हित के लिए कानून के अनुसार हो, उसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। यद्यपि कुलीन तंत्र भी बुद्धि और गुण द्वारा संचालित शासन प्रणाली है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। चौथा है धनिक वर्ग तंत्र। कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र दूषित होकर धनिक तंत्र में बदल जाता है। इसमें कुछ धनी व्यक्ति कानून की अवहेलना करके अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए शासन करने लगते हैं और ये धनिक शासक भ्रष्टाचार का सहारा लेकर शेष जनता की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने लगते हैं। नेक्स्ट पांचवा है संयत प्रजातंत्र। संयत प्रजातंत्र या सर्वजनतंत्र का अर्थ सारी जनता अर्थात सारी जनता के हित के लिए किए जाने वाला शासन है। संपूर्ण जनता अपनी इच्छा से शुभ या उचित के ज्ञान के आधार पर कानून के अनुसार शासन संचालित करती है। इस शासन में न तो किसी वर्ग विशेष का संपत्ति पर आधिपत्य होता है और न ही शेष वर्गों का शोषण। अरस्तु का यह संयत प्रजातंत्र धनिक तंत्र एवं भ्रष्ट प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र के बीच का मार्ग है। इस मध्यम मार्ग द्वारा अरस्तु एक ऐसे संविधान को स्वीकार करना चाहता है जो निरंकुश तंत्र और धनिक तंत्र के दोषों से मुक्त हो और जिसमें संपूर्ण जनता का कल्याण हो अर्थात अराजकता न हो। नेक्स्ट है प्रजातंत्र या भीड़तंत्र। अरस्तु के अनुसार निर्धनों की संख्या अधिक होने से संयत प्रजातंत्र दूषित होकर भीड़तंत्र में बदल जाता है। इस शासन का अर्थ केवल निर्धनों के हित के लिए जनता का शासन है। ऐसे राज्य में शासन का संचालन कानून के अनुसार न होकर सभी की अपनी अपनी इच्छा अनुसार होता है। नेक्स्ट है राज्यों का परिवर्तन चक्र। अरस्तु का मत है कि राज्यों में संविधान के स्वरूप एक निश्चित क्रम में बदलते रहते हैं। जिस प्रकार ऋतुएं स्वाभाविक रूप से बदलती रहती हैं, उसी प्रकार राज्यों में भी परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। राज्य का सर्वप्रथम रूप राजतंत्र है, किंतु जब राजा जनहित को ठुकराकर स्वार्थ साधन में लग जाता है तो राजतंत्र भ्रष्ट होकर निरंकुश राज्य या अन्यायी शासन में परिणत हो जाता है और धीरे धीरे इस अन्यायी शासन के विरुद्ध क्रांति होती है। कुछ गुणी तथा योग्य व्यक्ति मिलकर जनहित के लिए अन्यायी शासन को समाप्त कर देते हैं और एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिसे कुलीन तंत्र कहा जा सकता है। समय के साथ साथ कुलीन तंत्र भी पतन के रास्ते पर जाने लगता है और शासन निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए होने लगता है। तब इसका रूप धनिक तंत्र या गुण तंत्र बन जाता है। जनता इस अत्याचार को जब तक नहीं सह पाती तो सार्वजनिक विद्रोह के बाद इसका संयत प्रजातंत्र ले लेता है रूप, जिसे संयत जनतंत्र बहु जनतंत्र के नाम से पुकारा जाता है। परंतु जैसा कि अन्य शासनों के साथ होता है, कालांतर में भी इसका भी विकृत स्वरूप होने लगता है। अरस्तु इसके विकृत रूप को भीड़तंत्र या अतिवादी प्रजातंत्र के नाम से पुकारता है। इस अंधकार के बाद पुनः कोई योग्य व्यक्ति अपनी शक्ति से कानून और व्यवस्था स्थापित करता है और इस तरह राजतंत्र की फिर से स्थापना हो जाती है। इस प्रकार राज्य का वह चक्र पूरा हो जाता है और पुनः नए सिरे से इसी चक्र का फिर से आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट आता है अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना, जिसमें प्रमुख कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है गार्डनर का कहना है कि अरस्तु राज्य और सरकार में भेद नहीं करता था, फलस्वरूप उसके द्वारा किया गया वर्गीकरण राज्यों का वर्गीकरण न होकर के सरकारों का वर्गीकरण है। नेक्स्ट
अरस्तु ने कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र में भेद माना है, किंतु वर्तमान में इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं माना जाता। आज का युग प्रजातंत्र का युग है और कुछ व्यक्तियों का शासन इस युग में अमान्य है। नेक्स्ट है, विद्वान सीले का कहना है कि अरस्तु ने अपने समय के नगर राज्यों का वर्गीकरण किया था, जो आज के राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय तथा विशाल राज्यों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, अरस्तु के वर्गीकरण के अनुसार प्रजातंत्र सबसे निष्कृष्ट शासन व्यवस्था है, जबकि आधुनिक युग में प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था माना जाता है। अनेक आलोचकों का कहना है कि किसी राज्य में सर्वोच्च सत्ता का वास्तविक स्थान कहाँ है, ये पता लगाना बहुत ही असंभव कार्य है और आजकल के राज्यों में तो ये और भी कठिन हो गया है। अतः इस दृष्टि से अरस्तु का जो वर्गीकरण है वो उचित नहीं ठहरता। नेक्स्ट आता है अरस्तु के वर्गीकरण का औचित्य या उपयोगिता या महत्व। आलोचना के बाद भी अरस्तु के वर्गीकरण की कुछ उपयोगिताएं हैं, जैसे कि फर्स्ट है, इस वर्गीकरण में राज्यों के नैतिक आधार पर बल दिया गया है, जो लोक कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने सामान्य और विकृत स्वरूप में नैतिकता और विशेषज्ञता के आधार पर जोर देते हुए अंतर स्पष्ट किया है। दूसरा औचित्य है, अरस्तु का परिवर्तन चक्र भी आधुनिक युग में दृष्टिगोचर होता है। तीसरा है, अरस्तु ने सरकारों के वर्गीकरण को ही राज्यों का वर्गीकरण बताया है। यह कहना उचित नहीं है। सरकार ही राज्य की इच्छा को प्रकट करती है, अतः सरकार का वर्गीकरण ही सार रूप में राज्यों का वर्गीकरण है। इस प्रकार अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण का अपना कुछ महत्व या औचित्य है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।